हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर साइट। आज से हम श्री राम आईएएस के जो इकोनॉमी के मॉड्यूल हैं उनको कवर करेंगे। ये 2022 का मॉड्यूल है जिसमें दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो हम पहले पार्ट सेकंड को कवर करेंगे, उसके बाद हम पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे। तो ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए भी, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियोस रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम इन मॉड्यूल को कवर करेंगे। पहले मॉड्यूल में चैप्टर 14 से 28 तक चैप्टर्स दिए गए हैं। 14 चैप्टर है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे और फिर बाद में हम इन सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया मतलब इंडिया में जो भी बैंकिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ बैंक इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एज इट मीडिएट्स बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोवर्स। मतलब क्या, मतलब ये कि बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, किसके बीच में, जो कि सेवर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैंक है, ये कोई भी बैंक है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें हम सेवर्स कहते हैं, जो अपना रुपया सेव करना चाहते हैं। उनके पास कुछ एक्स्ट्रा रुपया है और वो एक सेफ जगह पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह पे बोरोवर्स हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे जिन्हें पैसा चाहिए, जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं है और उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए और कोई भी और काम करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, तो वो बैंक के पास जाएंगे। तो बैंक एक मध्यस्थ का काम करेगा। कैसे? वो सेवर्स से तो रुपया लेगा और जो बोरोवर्स हैं उनको ये पैसा देगा, ठीक है। तो बैंक इनके बीच में किसका काम करता है? एक मीडिएटर का काम करता है, एक मध्यस्थ का काम करता है। इट डज सो बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। और ये ऐसा कैसे करता है? बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब सेवर से क्या करेगा, ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेगा, जमाओं को स्वीकार करेगा। एंड लैंडिंग मनी टू बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को क्या करेगा? रुपया उधार दे देगा। इट्स प्राइमरी लाइबिलिटीज आर डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट्स जो इन सेवर्स ने जमा करी हैं, ये बैंक का दायित्व है। ये प्राइमरी लाइबिलिटी है बैंक के लिए, मतलब बैंक को इन्हें रुपया वापस करना है। एंड प्राइमरी एसेट्स आर लोन्स, और बैंक की एसेट्स क्या होती हैं? वो रुपया जो बैंक ने बोरोवर्स को उधार दिया है, वो बैंक की संपत्ति है, बैंक के लिए एसेट है, ठीक है। तो अगर बैंक की हम बैलेंस शीट बनाएं तो इस साइड में लाइबिलिटीज आएंगी और यहाँ पे आएंगी एसेट्स। तो एसेट्स क्या हो गई? एसेट्स हो गई बैंक के लोन्स जो बैंक ने दिए हैं। ये रुपया बैंक का है क्योंकि वापस ये आना है बैंक के पास। और लाइबिलिटीज क्या होगी? डिपॉजिट्स। क्यों? क्योंकि बैंक ने एक टाइम के बाद जब भी ये लोग अपना रुपया लेंगे, वो किसी फॉर्म में हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकती है, करंट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट हो सकती है, तो वो लोग अपना पैसा बैंक से ले लेंगे। तो ये क्या है? बैंक के लिए एक दायित्व है, बैंक को इस पैसे को देना है, ठीक है। लेकिन आप सोचेंगे कि बैंक ऐसा क्यों करता है? अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक भी रुपया कमाना चाहता है, तो बैंक सेवर्स को क्या करेगा? कुछ रुपया डिपॉजिट्स के बदले में देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वो 4% की रेट से उन्हें रुपया दे रहा है। अगर आप बैंक में अपना रुपया जमा करेंगे तो आपको 4% की दर से ब्याज बैंक देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बोरोवर्स बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक उनसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट। कितना? फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये ज्यादा अमाउंट होगी, मान लो ये 12% की रेट से उन्हें रुपया उधार में देता है बैंक, तो ये बीच का जो हो गया ना, ये बैंक का प्रॉफिट है होता है। तो इसी प्रॉफिट के बेसिस पर बैंक सर्वाइव करते हैं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो इंडिया में कई प्रकार के बैंक्स हैं। दीज आर एज फ्लोजर, वो इस तरह से हैं। पहला है कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फिर मर्चेंट बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? देखो, कमर्शियल बैंक्स जिनका मेन पर्पस होता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, लोगों से जमाओं को स्वीकार करना, और दूसरा लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना, और तीसरा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो इसी बीच वो जब लोन देते हैं और डिपॉजिट स्वीकार करते हैं तो वो इसी बीच अपना प्रॉफिट भी बैंक कमा लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आ गए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। तो ये सब कमर्शियल बैंक्स के एग्जांपल हैं। तो इसके भी फर्दर कई पार्ट हैं, जैसे कि डोमेस्टिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट्स बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स।
तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक में कौन से आएंगे? जो हमारे देश में है, और फॉरेन जो दूसरे देशों के हैं। तो डोमेस्टिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हो गए? तो ये वो बैंक्स हैं जिसमें जो भारत सरकार है उसकी उसकी शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा है। ठीक है, मतलब मेजोरिटी की शेयर होल्डिंग किसकी है? भारत सरकार की है। तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है ये। और डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी ज्यादा है, 50% से ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की है। जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। ये फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं? तो फॉरेन बैंक्स वो हैं जिनका जो हेडक्वार्टर है ना वो तो दूसरे देशों में होता है, लेकिन इसके जो ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं। तो मान लो भारत में जैसे सिटी बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया। बैंक ऑफ अमेरिका का हेडक्वार्टर तो अमेरिका में है, लेकिन उसकी ब्रांचेस कहाँ पे हैं? जैसे इंडिया में हो गई उसकी एक ब्रांच, तो वो इंडिया में आके क्या बोला जाएगा? हम उसको फॉरेन बैंक्स बोलेंगे। और ये जो फॉरेन बैंक्स हैं वो दूसरे देशों के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनाइज होते हैं। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लॉज ऑफ अ फॉरेन कंट्री। ठीक है। और रीजनल रूरल बैंक्स देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, रूरल बैंक्स मतलब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं जिनका मेन उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है। तो ये बैंक्स क्या करते हैं? जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको, जो फार्मर्स हो गए या फिर जो छोटे बिजनेसमैन हो गए, एमएसएमईज इंडस्ट्रीज हो गई, उन सभी को ये रिजनेबल रेट पर इंटरेस्ट देते हैं। और उसके बाद है पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, ये जो हो गए डोमेस्टिक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, ये यूनिवर्सल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। यूनिवर्सल बैंक का मतलब है इनका जो एरिया है वो वाइड होता है, ये पूरे देश में आपको इसकी ब्रांचेज मिल जाएंगी और दूसरे देशों में भी इनकी ब्रांचेज मिल जाएंगी। उसके अलावा जैसे रीजनल रूरल बैंक हो गया, पेमेंट बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, ये सब डिफरेंशियल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। आप याद रखना ये सब डिफरेंशियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तक भी हो सकता है। जैसे जो रीजनल रूरल बैंक है वो कुछ 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 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये किसी एक स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हो। इसी तरह से पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक का होता है, तो ये डिफरेंशियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स टेक्स डिमांड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट फ्रॉम पीपल। तो जितने भी हमने बैंक पढ़े उनमें से कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स क्या कर सकते हैं? डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, करंट अकाउंट हो सकता है लोगों का, सेविंग अकाउंट हो सकता है इन इन बैंक्स में। अभी डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में का क्या मतलब है? देखो, डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि लोगों के द्वारा बैंक में सेव करना। देखो, लोग बैंक में सेव करते हैं और वो कई टाइप का हो सकता है। वो डिमांड डिपॉजिट भी हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकता है, करंट अकाउंट में भी हो सकता है और सेविंग अकाउंट में भी हो सकता है। अभी डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जिसने इस बैंक में रुपया जमा करवाया है, वो जब भी इस पैसे की डिमांड करे, मतलब वो वापस से निकलवाना चाहे, तो वो उसी समय पे निकलवा सकता है अपने डिमांड पर, तो उसको डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे। दूसरी तरफ एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक फिक्स्ड टाइम के लिए पैसा जमा किया जाता है। वो कुछ मंथ का भी फिक्स टाइम पीरियड हो सकता है, कुछ ईयर्स का भी हो सकता है। ठीक है। और उससे पहले वो लोग पैसा नहीं निकलवा सकते, अगर निकलवाएंगे तो उन्हें पेनल्टी के रूप में पैसा बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो गए। अब ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या होता है? जैसे मान लो हम लोग रुपया जमा करवाते हैं, जैसे आम लोग हम कहते हैं हम ज्यादा अमाउंट में पैसा जमा नहीं करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो हम हजार हजार रुपया पर मंथ जमा करवाते हैं, या फिर हमारी सैलरी आती है तो हमारी बैंक में जाती है सीधा, तो वो एक सेविंग अकाउंट का एग्जांपल हो सकता है। तो और करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट में हो गया, करंट अकाउंट जो बिजनेस और कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, जिसमें बड़ी अमाउंट में पैसा जो है लोग डिपॉजिट करते हैं, निकलवाते हैं। जैसे कॉर्पोरेट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या फिर जिन्हें सामान की खरीद और बेच करनी है बहुत बड़ी अमाउंट में, वो लोग मतलब जिन्हें डे टू डे बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रांजेक्शन करनी है, तो वो करंट अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो लोग करंट अकाउंट अपना खुलवाएंगे बैंक में। और सेविंग अकाउंट जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हो गए, या फिर हमारी सैलरी आती है वो हमारी सेविंग अकाउंट में जाती है। तो स्पेसिफिक सेविंग अकाउंट भी हो सकते हैं, जैसे वुमेन्स के लिए सेविंग अकाउंट हो गए, या फिर स्टूडेंट्स के लिए हो गए, या फिर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए हो गए, तो वो सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बट द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इज डिफरेंट। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स का नेचर डिफरेंट होता है। द कस्टमर्स आर द ओनर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड इट फॉलोज द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। इसका मतलब क्या है? देखो, कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर रुपया इकट्ठा करते हैं और वो एक कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करते हैं, और जो जितने भी लोग होते हैं वो इसमें पैसा जमा करते जाते हैं। और जिन भी व्यक्तियों को जरूरत हो, इन्हीं मेंबर्स में से जिसको भी पैसे की जरूरत हो, तो वो निकलवा सकता, वो पैसे ले सकता है। ठीक है। तो ये जो बैंक हो गया कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक की तरह ही फिर काम करेगा। ठीक है। इस पर सभी जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो भी एप्लीकेबल होंगी, लेकिन ये कुछ मायने में कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होता है। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। और इसमें
इसमें 1 पर्सन 1 वोट का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति, मान लो ये ए व्यक्ति है, इसने ₹1000 जमा करे, बी व्यक्ति ने 2000 और सी ने 10,000। किसने कितनी भी अमाउंट इस बैंक में जमा करी हो, लेकिन उन्हें हर एक व्यक्ति को 1 वोट ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इसने ₹10,000 जमा करे तो इसको 10 मिली और इसको 1 वोट मिली, नहीं। 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है। और इसके जो कस्टमर्स होते हैं, मतलब कस्टमर कौन? इस बैंक के कस्टमर कौन होंगे? जिन्हें रुपया देना है और लेना है वही लोग। तो इसके ओनर्स ही हैं, वो ओनर्स भी वही लोग होंगे, मतलब यही लोग इसके ओनर्स हैं, यही इसके कस्टमर्स हैं। द कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। और जो कोऑपरेटिव बैंक है किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत ये रजिस्टर्ड हैं। क्या इन्हें आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है? क्या आरबीआई का यहाँ पे कोई रूल नहीं है? आरबीआई ने रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कमर्शियल बैंक्स पर भी एप्लीकेबल होता है। तो इसके तहत, इसके अंतर्गत आरबीआई इन बैंक्स को रेगुलेट करता है। और दूसरा एक्ट कौन सा है? और दूसरा एक्ट कौन सा है? बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों एक्ट के अंतर्गत इसे कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब देखो एग्जांपल हम देख लेते हैं कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स के, जैसे कि न्यू न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हो गया, ये सब। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हम जिन्हें बोलते हैं, या फिर अदर कोऑपरेटिव बैंक्स भी ये हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स कौन से होते हैं? तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर ओरिजिनली कॉल्ड लैंड मॉर्गेज बैंक्स। मतलब इन्हें पहले क्या बोला जाता था? इन्हें लैंड मॉर्गेज बैंक्स भी बोला जाता था। प्रेजेंटली दे आर कॉल्ड स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। अब आप कहेंगे, सोचेंगे कि यहाँ पे कोऑपरेटिव वर्ड आ गया, तो क्या ये कोऑपरेटिव बैंक्स का पार्ट है? तो देखो, जो ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट ऑफ लैंड को, मतलब लैंड के डेवलपमेंट को प्रमोट करना। मान लो ये एक जमीन है जो खेती से एग्रीकल्चर लैंड है, और इसके डेवलपमेंट के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बेसिक इंस्ट्रूमेंट, वो प्रोवाइड करवाने के लिए लोन देना। जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह है, मशीनरी है, कंबाइन है, इन सभी के लिए अगर कोई व्यक्ति इन सभी को खरीदना चाहता है, मतलब इस एग्रीकल्चर लैंड के डेवलपमेंट के लिए, तो वो लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास जा सकता है, वहां से रुपया ले सकता है। तो मेनली ये पर्पस होता है इन बैंक्स का। इसलिए इसको आज के टाइम पे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर लैंड के डेवलपमेंट के लिए, एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ही रिलेटेड एग्रीकल्चर भी मेनली, तो इसीलिए इनको स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स भी आज के टाइम पे बोलते हैं। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायर्ड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स फॉर लैंड इंप्रूवमेंट। तो ये जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं ये बैंक्स, वो मेनली जैसे 20 to 30 ईयर्स, इतनी मैच्योरिटी उसकी हो सकती है, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रोवाइड करवाते हैं। और इसकी एक मेन बात ये है कि ये इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स ये थोड़ी सी कम ब्याज दरों पर लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो एग्रीकल्चर है और रूरल है उन क्षेत्रों का विकास हो सके। ठीक है। और बदले में ये क्या करते हैं, ये बैंक्स सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है। जैसे एक एक तरीके की ये संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है लोगों को, जो भी मतलब लोन लेंगे लैंड डेवलपमेंट बैंक से, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन होता है और इसकी अमाउंट भी ज्यादा होती है। तो सच अ क्रेडिट नीड इज जनरली नॉट मीट बाय कमर्शियल बैंक्स। और ये जनरली कमर्शियल बैंक के द्वारा इनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं, और ना ही कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक हो गया, वो थोड़े टाइम के लिए वहां पे लोग जमा करते हैं रुपया, ज्यादा टाइम के लिए नहीं करते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अभी इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक्स डील विद फर्म्स, प्राइमरीली मेनली ये फर्म्स के साथ डील करते हैं, एंड सो दे कॉल्ड मर्चेंट बैंक्स भी इनको बोलते हैं, जिन्हें हम कैपिटल मार्केट के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का मेन पर्पस क्या होता है? देखो, अगर कंपनीज को मर्जर करना हो, आपस में मर्जर का काम हो, एक्विजिशन का काम हो, फिर्म्स का, कॉर्पोरेशंस का, तो उसमें हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स। जैसे मान लो कंपनी ए है और कंपनी बी है, दोनों को आपस में मर्ज करना है, तो उसके केस में अगर फाइनेंस की जरूरत है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करता है। और इसी तरह से अगर इनको शेयर्स खरीदने हैं, डेरिवेटिव्स खरीदने हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट्स खरीदने हो, तो इन सभी की ट्रेडिंग में भी, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है ये हेल्प करते हैं। तो दिस डील्स विद फिर्म्स प्राइमरीली, जिन्हें मर्चेंट बैंक्स भी बोलते हैं। वो एक मर्चेंट के रूप में, एक ब्रोकर के रूप में भी ये बैंक काम कर सकते हैं, जिन्हें हम कैपिटल मार्केट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है डेवलपमेंट बैंक्स। अभी डेवलपमेंट बैंक्स क्या है? डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये लंबे टाइम का फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे 10 साल हो गए, 20 साल मैच्योरिटी पीरियड जिसका होगा, मतलब उसके बाद उसको रिपे करना है दोबारा से लोन को। एंड सपोर्ट टू द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी वेयर द रिस्क में बी हायर।
तो वो ये जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ये विकास के लिए काम करते हैं। किसके विकास के लिए? इकोनॉमी के वो सेक्टर्स जिनमें ज़्यादा रिस्क होता है, वेयर द रिस्क मे बी हायर, एंड दीज़ सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स कैन नॉट एक्सेस लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एडिक्वेटली। और ये सफिशिएंट मात्रा में कमर्शियल बैंक से रुपया नहीं ले पाते हैं। ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं, तो तब डेवलपमेंट बैंक्स इनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये स्पेसिफिक सेक्टर के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो सिडबी है, जो छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अगर किसी को स्मॉल इंडस्ट्रीज खोलनी है, उनको प्रमोट करना है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए ये बैंक रुपया देते हैं। जैसे मुद्रा बैंक हो गया, किसके लिए? फॉर माइक्रो यूनिट्स, मतलब जो छोटी छोटी डेवलपमेंट यूनिट्स हैं। रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, तो मुद्रा बैंक इनके लिए काम करता है, छोटी छोटी यूनिट्स के लिए। और उसके अलावा जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, एक्सेट्रा, मतलब स्पेसिफिक पर्पज होता है, स्पेसिफिक सेक्टर के लिए काम करते हैं। और वो सेक्टर जो कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, और कमर्शियल बैंक से उन्हें एडिक्वेटली रुपया नहीं मिल पाता है, एक सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए डेवलपमेंट बैंक काम करता है। एक्सेप्ट कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब जो हमने ऊपर कमर्शियल बैंक्स पढ़े, कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़े, उनके अलावा नो अदर बैंक मेंशन्ड अबव, मतलब जितने भी बैंक उसके अलावा हमने पढ़े, जैसे जितने भी बैंक हमने पढ़े, जैसे लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गया, डेवलपमेंट बैंक्स हो गया, तो वो सभी नो अदर बैंक, मतलब वो सभी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट कौन सी होगी? वो हमने देखा था, जो चेकेबल डिपॉजिट्स है, जो डिमांड करने पर हमें बैंक से वापस मिल जाती है। ठीक है, जब भी हम डिमांड करते हैं, जैसे हमने चेक जारी किया या फिर हम क्यूआर कोड स्कैन करके जैसे ऑफलाइन कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो हम तभी हमारे बैंक से पैसा कट जाता है, तो वो एक डिमांड डिपॉजिट ही हो गया। मतलब कभी हमने वो रुपया डिपॉजिट करवाया था बैंक में, लेकिन अब हम क्यूआर कोड हमने स्कैन करा, तो हम वहां से पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम वो रुपया वापस लेना चाहते हैं उस डिपॉजिट को। ठीक है, तो उसको डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में ही आएंगे वो सब भी। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स के फर्दर दो पार्ट हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। देखो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ये अभी न्यूज में भी है, तो इसको ध्यान से देखना। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर दोज विच आर इंक्लूडेड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेकंड शेड्यूल, दूसरी सूची, जैसे देखो हमारे संविधान में भी सूचियां होती हैं, अनुसूची होती है, उनमें कुछ कुछ चीजें दी होती हैं। तो इसी तरह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, उनमें भी शेड्यूल दी गई हैं। और उसके सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक शामिल होते हैं, जिन बैंक्स का नाम वहां पे दर्ज कर दिया जाता है, तो वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोले जाएंगे। और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है तो हम देखेंगे। और दे आर रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो दो एक्ट हमने यहाँ पे देखे। एक तो ये कि ये जो बैंक है, ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की दूसरे शेड्यूल में इनका नाम इंक्लूड ये होने चाहिए। और दूसरी बात, इनको रेगुलेट कौन से एक्ट के अंतर्गत किया जाता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। और ये बैंक जो उन्हीं बैंकों को सेकंड शेड्यूल में शामिल किया जाएगा जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। वो कौन सी हैं? पहली बात तो ये कि पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख, मतलब जितनी भी उन बैंक्स की पेड ऑफ कैपिटल है और रिजर्व्स हैं, वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होने चाहिए। और दूसरा क्या? इट मस्ट सेटिस्फाई आरबीआई दैट इट्स अफेयर्स आर नॉट कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू इट्स डिपॉजिटर्स। मतलब ये कि ये जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटिस्फाई कर दे, संतुष्टि प्रदान कर दें कि इन बैंक का उद्देश्य डिपॉजिटर्स को, इसके कस्टमर्स को हानि पहुंचाना नहीं है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या करेगा? उन्हें शेड्यूल 2 में इंक्लूड कर लेगा। और जो कमर्शियल बैंक इस शेड्यूल में शामिल नहीं है, उनको हम अनशेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोलेंगे। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स दैट आर एंजॉयड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब आप सोचेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें दूसरे शेड्यूल में, दूसरी सूची में शामिल तो कर दिया है, तो इसका फायदा क्या होगा? देखो, इससे बैंक्स को, जो कमर्शियल बैंक्स उनको कई फायदे होते हैं। पहले तो ये कि वो अप्रोच कर सकते हैं आरबीआई को फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए। अगर इन बैंकों को आरबीआई से रुपया चाहिए उधार में, तो आरबीआई इनको प्रोवाइड करवा देगा। जैसे कि हम देखते हैं रेपो रेट्स पर प्रोवाइड करवाता है लोन, रिवर्स रेपो रेट्स होती हैं, या फिर जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती हैं, ये जो सभी फैसिलिटीज होती हैं, ये इन बैंक्स को प्रोवाइड करवाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेकंड शेड्यूल में शामिल हो गए हैं। एंड सिमिलरली दे हैव बीन सर्टेन ऑब्लिगेशंस। उसके साथ ही इन बैंक्स की कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती है। ऐसा नहीं है कि इन्हें सिर्फ फायदे हैं, यानी इनके कुछ दायित्व भी बन जाते हैं इन बैंक्स के। वो क्या है? जैसे कि मेंटेनिंग सर्टेन रिजर्व्स, कुछ रिजर्व्स मेंटेन करना, जैसे सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये सभी इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करने पड़ते हैं एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस एंड सो ऑन। देयर आर ओनली 3 नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री। सिर्फ 3 नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं।
विद अ टोटल ऑफ 9 ब्रांचेज। ये 2022 का मॉड्यूल हम कर रहे हैं, तो उसका ये डाटा है, आप इसको याद रखना, जो हमें करंट अफेयर्स करके टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। लोकल एरिया बैंक्स आर द नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। इसका एक एग्जांपल है लोकल एरिया बैंक, जो कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आते हैं। तो लोकल एरिया बैंक्स के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएटेड बैंक की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमने आरआरबीज को देखा था, हमने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको देखा था, हमने पेमेंट बैंक्स को देखा था, वो सभी डिफरेंशिएटेड बैंक की कैटेगरी में आते हैं। उसका मतलब डिफरेंशियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। उसका मतलब क्या था कि इनका जो वर्किंग एरिया है वो लिमिटेड होता है। उसी तरह से लोकल एरिया बैंक भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और ये नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी हैं। और ये शेड्यूल्ड बैंक्स भी फर्दर दो पार्ट में हो गए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। मतलब सिर्फ कमर्शियल बैंक ही शेड्यूल्ड की कैटेगरी में नहीं आ सकते, कोऑपरेटिव्स भी आ सकते हैं इस कैटेगरी में। इंडिया हैज 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट इंक्लूडेड द ईडीबी बैंक टिल 2018। तो 2018 के टाइम तक जब ईडीबी भी इसमें शामिल था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो तब पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी संख्या 21 थी। बट एलआईसी क्या हो गया, बट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्वायर्ड 51%, तो 51% एलआईसी ने इसको एक्वायर कर लिया। तो अब जो है ये बैंक वो एक डिफरेंशिएटेड कैटेगरी में आ गया है, ये बैंक्स कैटेगरी में नहीं रहा है। इन 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मर्ज 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू 4 as part of plan to create fewer and stronger global sized lenders to boost economic growth। तो भारत में जो प्लान्स, उनका भी क्या उद्देश्य था कि भारत में मतलब बैंकों की संख्या तो क्या हो, कम हो, नंबर ऑफ बैंक्स कम हो, लेकिन वो स्ट्रोंगर हो, फ्यूवर हो लेकिन स्ट्रोंगर हो, और जो ग्लोबल लेवल पर भी सही जिनकी स्थिति हो, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करें। ठीक है, तो इसी दिशा में भारत सरकार ने क्या कदम उठाए कि उन्होंने 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक उन्हें आपस में मर्ज कर दिया। और हम देखेंगे कि कैसे ये हुआ। द मर्जर रिड्यूस द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू 12 एंड वन स्टेट ऑन पेमेंट्स बैंक्स इन इंडिया। दे आर एज फॉलोज। तो मर्जर होने के बाद क्या हुआ कि बैंक्स की जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनकी संख्या कम हो गई, और ये इस तरह से देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग ये हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूसीओ बैंक। देखो, आपको ये रटने नहीं है, आपको लेकिन आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कोई बैंक के बारे में अगर कोई न्यूज में है तो पूछ सकते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक है। मान लो कोई मर्जर हो गया रिसेंट में, तो तब पूछ सकते हैं। तो आपको ये एक आइडिया होना चाहिए। देखो, आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो पंजाब नाम से 2 है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, तो ये याद हो गए। दूसरा जैसे बैंक ऑफ जिसके पीछे लगा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो 3 ये टाइप के एक जैसे नाम ही हो गए। और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो सबको पता ही है। फिर है जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पीछे बैंक ऑफ इंडिया जैसे लगा है, ये तो अकेला ही बैंक ऑफ इंडिया लगा है इसके पीछे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल, तो सेंट्रल और यूनियन एक जैसे ही शब्द हैं, तो ये भी दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, ओवरसीज में हम कह सकते हैं कि ओवरसीज में अगर कोई बैंक होगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक ही होगा, तो हम ऐसा याद रख सकते हैं। और फिर यूशियो बैंक्स और कैनरा बैंक्स। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। फिर पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स कौन सा है इंडिया में? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि फुल्ली ओन्ड है भारत सरकार के द्वारा, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। यूनियन बजट 2021 से 22 हैड प्रोपोज्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 बैंक्स। 2021-22 का जो यूनियन बजट था उसमें 2 बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या था, बोला गया था, एज पार्ट ऑफ इट्स डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि भारत सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होल्ड्स ओवर 70% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसका 70% किसके पास है? 70% से भी ज्यादा पब्लिक सेक्टर के पास है। ठीक है, एंड शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टोटल डिपॉजिट्स, और जितनी भी जमाएं हैं, जितनी भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, उनमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का शेयर कितना है? अबाउट 75%। ठीक है, तो टोटल एसेट्स में 70% से ज्यादा, और टोटल डिपॉजिट्स में भी 75% के लगभग, या 75% से ज्यादा। उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो कि वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स में ये शामिल हो गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इट्स रूट्स इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में इसकी जड़ें हम देख सकते हैं। तब जब क्या हुआ था, व्हेन द बैंक ऑफ कलकत्ता लेटर रीनेम्ड एज द बैंक ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1806। तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता खोला गया, क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे या फिर ब्रिटिशर्स रूल था, तो जो जो बंगाल था, बंगाल गतिविधियों का जो कमर्शियल गतिविधियां थी उसका मुख्य केंद्र था। तो वहां पे ही पहली बार भी ये बैंक ऑफ कलकत्ता है, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी 1806 में। ठीक है, उस टाइम पे इसका क्या नाम था? बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर बाद में क्या हुआ,
तो द बैंक ऑफ बंगाल वाज वन ऑफ द 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स, द अदर 2 बीइंग द बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। हमें पता है कि पहले 3 इंपॉर्टेंट जो प्रेसिडेंसी थी, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी होगी, मद्रास की होगी और बॉम्बे, 3 मुख्य प्रेसिडेंसीज थी। तो इन सभी में बैंक्स की स्थापना उस टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई एंड ऑल 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वर अमालगमेटेड इन 1921। तो 1921 में क्या हुआ, मतलब देश अब तक आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले ही ये 3 जो बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों ही अमेलगामेट कर दिए गए, तीनों ही मर्ज कर दिए गए एंड बिकेम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये तीनों मिलकर क्या कहे जाने लगे 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहे जाने लगे। उसके बाद 1955 में क्या हुआ, इन सभी को नेशनलाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में नेशनलाइज कर दिया गया और एक नया नाम इसे दिया गया जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया था। ये नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होता है, देखो पहले कोई बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर के पास है, प्राइवेट सेक्टर की मान लो किसी में शेयर होल्डिंग ज्यादा है, 50% से ज्यादा शेयर्स किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास, और भारत सरकार उसको नेशनलाइज करना चाहती है। तो अब क्या होगा कि सरकार, उसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा देगी, जो कि कितनी होगी, 50% से ज्यादा होगी। मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डिंग अब किसकी हो गई, भारत सरकार की। तो नेशनलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है कि जो पब्लिक, वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाता है और उसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर और अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर उसमें उन्होंने इसमें अपना हिस्सेदारी दे रखी हो। ठीक है, तो देयर वर 7 रीजनल बैंक्स ऑफ फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। उसके अलावा क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके भी 7 अलग अलग रीजनल बैंक्स थे, अलग अलग बैंक्स थे। तो एसबीआई एक्वायर्ड द कंट्रोल ऑफ ऑल 7 बैंक्स इन 1960। तो 1960 में क्या हुआ कि एसबीआई ने ये जो 7 जो रीजनल बैंक्स थे ना इन प्रिंसली स्टेट्स के, उनको भी एक्वायर कर लिया एंड दे वर रीनेम्ड। और उनका नया नाम क्या रखा गया, जिनके साथ प्रीफिक्स क्या लगाया गया, प्रीफिक्स मतलब उनके नाम क्या गया, स्टेट बैंक ऑफ लगा दिया। मतलब एक तरह से ये जो प्रिंसली स्टेट्स के जो बैंक्स थे वो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या बन गए थे, सब्सिडरी बन गए थे। तो इन्हें क्या बोला गया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर था एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो इन जो सभी थे ये सब्सिडरी बैंक जो एसबीआई है उसकी सब्सिडरी के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन 2017 में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2017 से ये सभी बैंक और भारतीय महिला बैंक जो था वो एसबीआई में मर्ज कर दिए गए और इनकी संख्या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी संख्या कम हो गई। अब ये इनके सब्सिडरी नहीं कहे जाते थे। तो आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी बैंक्स, तो सब्सिडरी बैंक्स का एक्विजिशन के बाद एसबीआई के द्वारा इन सब्सिडरी बैंक से एक्विजिशन के बाद जो सब्सिडरी कहा जाता था इनको, वो अभी नहीं रहा है। देयरफॉर द, तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल पास करा, स्टेट बैंक्स रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017। किस एक्ट को अमेंड करने के लिए, टू अमेंड द एसबीआई एक्ट ऑफ 1955 के एसबीआई को अमेंड करा। और ये स्टेट बैंक रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट 2017 भारत सरकार लेकर आई और इससे जो सब्सिडरी कैटेगरी उन बैंक्स को दी थी उसको रिमूव कर दिया गया। इट मेक्स एसबीआई वन ऑफ द टॉप 50 बैंक्स इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक की कैटेगरी में आ गया। सो द कंबाइंड एंटिटी, जो ये कंबाइंड एंटिटी इन सभी बैंक्स, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इनके सभी जो कंबाइंड अब ये हो गए, इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। अब इसके क्या फायदे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इससे जो बैंकिंग सेक्टर है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी कैपेसिटी, जो उसकी प्रोडक्टिविटी इससे एनहांस होगी। मिटिगेट ज्योग्राफिकल रिस्क, जो पहले ये डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी में थे, जैसे पटियाला में अलग ये बैंक था, तो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी में ये बैंक थे और वहां पे जो ज्योग्राफिकल रिस्क लग रहा था कि क्या पता, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ पटियाला सही से काम कर रहा हो, बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर सही से काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो वो जो ज्योग्राफिकल रिस्क था वो कम करने में इससे हेल्प मिलेगी एंड इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके जो ऑपरेशन है बैंक्स के, जो इसके डे टू डे बिजनेस अफेयर्स हैं वो एफिशिएंटली हो सकेंगे एंड ड्राइव सिनर्जीज अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस व्हाइल एंश्योरिंग इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और इससे जो बैंक के जो ग्राहक हैं उसका सेटिस्फेक्शन भी इससे इंक्रीज होगा। पोस्ट मर्जर द बैंक विल रैशनलाइज इट्स ब्रांचेस नेटवर्क। और इसके बाद क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो ब्रांचेस हैं वो और एरियाज में फैलाने पर ध्यान दिया, रिलोकेटिंग सम ऑफ द ब्रांचेस टू मैक्सिमाइज रीच, और अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश इसने ये बैंक कर रहा है। एंड दिस विल हेल्प द बैंक ऑप्टिमाइज इट्स ऑपरेशंस एंड इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेजरीज, अब क्या हुआ, जैसा ये बैंक सभी मर्ज हो गए, एक में ही ऐड हो गए, तो इसकी ट्रेजरीज भी सभी की इंटीग्रेट होगी। मतलब इसका जो राजकोष है, इसका जो धन है वो सभी एक जगह पे हो गया ऑफ द एसोसिएट बैंक्स विद द ट्रेजरी ऑफ एसबीआई के साथ, विल ब्रिंग इन सब्सटेंशियल कॉस्ट सेविंग। इससे कॉस्ट सेविंग में भी हेल्प मिलेगी एंड सिनर्जी इन ट्रेजरी ऑपरेशंस। और जो ट्रेजरी ऑपरेशन मतलब ट्रेजरी को रखने में जो भी
बिजनेस ऑपरेशंस करने पड़ते थे, उसमें भी अब हेल्प मिलेगी। अब है बैंक, उसके बाद है बैंक नेशनलाइजेशन। बैंक नेशनलाइजेशन क्या मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हमने देखा था कि क्या था, जैसे कोई अगर प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, मतलब क्या उनमें 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है, प्राइवेट सेक्टर की, और अब उनको नेशनलाइज कर दिया गया है। मतलब अब क्या हुआ है, नेशनलाइजेशन के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बन गए हैं और अब इनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो गई है। मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डिंग किसकी हो गई अब, भारत सरकार की। तो इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। सो द नेक्स्ट मेजर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टुक प्लेस इन 1969। एक तो हमने क्या देखा कि 1955 में एसबीआई को कर दिया था नेशनलाइज, तो उसके बाद 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ। तब भारत सरकार ने क्या किया था, 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज करा था। एंड अगेन इन 1980, उसके बाद 1980 में 6 बैंक्स को अगेन नेशनलाइज करा गया था। अब ये जो नेशनलाइजेशन सरकार ने करा था, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड नेशनलाइजेशन वर, क्या क्या इसके उद्देश्य थे, टू ब्रेक द ओनरशिप and control of banks by a few business families and thus to prevent the concentration of wealth and economic power। देखो, जो हमारे डीपीएसपीज में भी है कि जो भारत सरकार है वो ऐसे कानून लेकर आएगी, ऐसे काम करेगी जिससे जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो एक जगह पर ना रहे, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो जब हम डीपीएसपीज को जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी हम मेंस में इसको लिख सकते हैं कि सरकार ने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। उसमें हम नेशनलाइजेशन का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो कुछ ही चंद लोगों के हाथ में ये सभी बैंकिंग सिस्टम और ये ना रहे, तो इसके लिए नेशनलाइजेशन को लाया गया। दूसरा, टू मेक बैंक्स अ पार्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग। उस टाइम पे 5 ईयर प्लान चल रहे थे, देश आज़ाद हुआ ही था, तो देश को कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी, लोगों का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, तो उनका पार्ट बनाया गया बैंक्स को। तो वो तभी संभव था जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो वो तभी संभव हो सकता था उस टाइम पे जब वो सरकार के हाथ में चले जाएं। टू एक्सटेंड बैंक्स टू रूरल एंड अनबैंक्ड एरिया, बैंक्स को रूरल एरियाज में मतलब और अनबैंक्ड एरिया मतलब जहाँ पे कोई भी बैंक नहीं है वहाँ तक एक्सटेंड करने के लिए भी ये जरूरी था कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया जाए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक तो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान देंगे और वो उसी एरिया में बैंक्स को स्थापित करेंगे जहां पे उन्हें ज्यादा फायदा हो रहा है, और रूरल और अनबैंक्ड एरियाज में मान लो वो स्थापित करेंगे तो वो रिस्की हो सकता है प्राइवेट बैंक्स के लिए। तो इसके लिए भी नेशनलाइजेशन किया गया। टू मोबिलाइज सेविंग्स फ्रॉम मासेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो भारत के सभी हिस्सों से लोगों को सेविंग्स के लिए प्रमोट करने के लिए कि वो सेविंग करें, ठीक है, तो उसके लिए भी नेशनलाइजेशन जरूरी था। टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द प्रियोरिटी सेक्टर्स, जो प्रियोरिटी सेक्टर्स थे, जो प्राथमिक थे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गया, जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स होगी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गया, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ये ज़रूरी था। शिफ्ट फ्रॉम क्लास बैंकिंग टू मास बैंकिंग, जो क्लास बैंकिंग थी मतलब जो डिफरेंट कुछ ही क्लास के लोगों के हाथ में थी, उससे हटकर मास बैंकिंग की तरफ शिफ्ट करना, तो उसके लिए भी नेशनलाइजेशन जरूरी था। तो देखो ये जो आपके पॉइंट है ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो बातें चल रही हैं वो प्राइवेटाइज करने की, आज जब हम 2022 की बात कर रहे हैं तो आज इन बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है कुछ बैंक्स को, ठीक है। तो मेंस में आपको एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप वहाँ पे जो नेशनलाइजेशन है उसके फायदे क्या क्या हुए थे और क्या उस टाइम पे स्थितियाँ थी कि नेशनलाइजेशन करना पड़ा, तो आप ये पॉइंट दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपके लिए रहेंगे। फिर है 50 ईयर्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड द 14th लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स इन 1969। हमने देखा कि 1969 में 14 बैंक्स को और 6 बैंक्स को 1980 में क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। अब उसका उद्देश्य क्या था, सो द एम वर, क्या क्या उद्देश्य था हमने अभी ऊपर पढ़ा, वो सेम से ही ऑब्जेक्टिव है। यूज देम फॉर 5 ईयर प्लान के लिए उन्हें यूज करना, मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स मास बैंकिंग फ्रॉम क्लास बैंकिंग, लैंड टू द पुअर मतलब गरीब लोगों को भी उधारी देना, टेक बैंकिंग टू द अनबैंक्ड एरियाज में भी बैंक्स को स्थापित करना, रिड्यूस इनइक्वालिटी जो असमानता है उन्हें दूर करना, रिड्यूस रूरल अर्बन बैंक, जो रूरल और अर्बन के बीच में जो गैप है बैंकिंग के क्षेत्र में भी, बैंकिंग की रीच के क्षेत्र में भी, तो उसको भी रिड्यूस करना। तो अगेन ये वही सेम जैसे ही पॉइंट है, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। और उसके बाद है इट अचीव्ड मोस्ट ऑफ दीज गोल्स एंड मोर, मतलब यहाँ पे बताया है कि क्या जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में और 1980 में, जो भी नेशनलाइजेशन बड़े लेवल पर, और 1955 में जो भी बड़े लेवल पर ये नेशनलाइजेशन करा गया था, क्या वो उद्देश्य अचीव हो सके हैं। तो ये कह रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस कम हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, मतलब जो बैंक डिपॉजिट लोग जो बैंक में सेव कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। बूस्ट हाउस होल्ड सेविंग को भी बूस्ट मिला है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ जो कमा रहे हैं उसको खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बैंक क्षेत्रों में
जो बैंक है वो रूरल एरियाज में भी आने के बाद क्या हुआ, जगह जगह पर आने के बाद, कि लोगों ने बैंक में रुपया सेव करना स्टार्ट कर दिया है। क्रेडिट एक्सपेंशन इससे हुई है, ग्रीन रिवोल्यूशन से भी इसको फायदा मिला है, ग्रीन रिवोल्यूशन को भी इससे फायदा मिला है। एक्सपांड द नेटवर्क ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, लोग मतलब खुद की हेल्प आपस में करते हैं, तो उसका नेटवर्क भी एक्सपांड हुआ है। स्टिल द बैंकिंग सिस्टम फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एज इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक वर नॉट अलाउड टू हैव हाई लेवल्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते रहते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे भी बैंकिंग सिस्टम को हेल्प मिली है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय बैंक है वो ज़्यादा मात्रा में एफडीआई को अलाउ नहीं करते हैं, जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है वो। हाउएवर पब्लिक सेक्टर बैंक सफर्ड सम प्रॉब्लम्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक तो अब जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है ना, कि बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो आप वो पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यों प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बहुत कम हो रही है, वो लॉस में जा रहे हैं। मैनेजरियल, क्योंकि एनपीए की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, तो मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। एज वर्किंग कंडीशंस आर नॉट कंपेरेबल, क्यों? टू द प्राइवेट बैंक, क्योंकि जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है वो जैसी प्राइवेट बैंक्स में होती हैं वैसी नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन लोन डिस्पर्सल, जो लोन दिए जा रहे हैं तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसका एक रीज़न ये है कि एनपीए बढ़ती जा रही है, लोन तो ले जा रहे हैं लोग, लेकिन पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स द फॉलोइंग वाज डन, तो क्या क्या किया गया? प्राइवेट बैंक्स हैव बीन अलाउड टू क्रिएट कंपटीशन, प्राइवेट बैंक्स को ये अलाउ करा गया कि वो कॉम्पीट कर सके इसके साथ। एफडीआई इज बीइंग परमिटेड, एफडीआई को परमिट करा गया। बैंक कंसोलिडेशन इज टेकिंग प्लेस, जैसे कि एसबीआई को कंसोलिडेट कर दिया गया। टेक्नोलॉजी इज बीइंग अपग्रेडेड, बैंक्स आर गेटिंग connected with differentiated banks like payment banks and so on and thus better results are expected। तो उसके अलावा क्या गया, जो डिफरेंशियल बैंक्स है उनके साथ इन कमर्शियल बैंक्स को कनेक्ट करा गया, जैसे कि पेमेंट बैंक्स हो गए और भी बैंक हो गए, ताकि अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करवाए जा सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक है उस क्षेत्र की सेवाएं प्रोवाइड करवाई जा सकें। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने सभी बैंक्स का क्लासिफिकेशन देखा, कमर्शियल बैंक्स और जैसे कोऑपरेटिव बैंक, जैसे शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, तो इन सभी को हमने देखा। उसके अलावा हमने नेशनलाइजेशन को कवर करा, जो कि 1969 और 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हमने हिस्ट्री देखी और भी हमने पॉइंट्स को कवर करा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स और आगे जो दिया गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन करेंगे जो इसमें दिया गया है इस मॉड्यूल में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।